बिहार विधानसभा चुनाव का जो पहला चरण हुआ है उसने ना सबको चौंका कर रख दिया है। मतलब एक ही दिन में रिकॉर्ड भी बन गए, जमीन पे तनाव भी देखने को मिला और लोकतंत्र की कुछ बिल्कुल नई तस्वीरें भी सामने आईं। तो आइए इस असाधारण चुनाव की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 64.66%। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यूं समझिए कि ये इस चुनाव की सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये बिहार के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट है। सारे के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर इस बार ऐसा हुआ क्या कि इतने सारे लोग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच गए। तो चलिए इन्हीं रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इनके मायने क्या हैं। देखिए, इस बड़ी छलांग को सही मायनों में समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछला रिकॉर्ड था साल 2000 का 62.57%। वहीं 2020 में तो ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 57% के आसपास रह गया था। और अब इस बार ये सीधे पहुंच गया है 64.66% पर। मतलब ये एक जबरदस्त उछाल है। और हाँ, इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान में कुछ जिलों का तो खास योगदान रहा। जैसे कि मुजफ्फरपुर को देखिए, वहां लगभग 71% वोटिंग हुई और समस्तीपुर में भी 70.6%। मतलब इन इलाकों में वोटर्स का जोश कितना हाई था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि इतना ज्यादा मतदान हुआ कैसे? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी महिलाएं। खुद इलेक्शन कमीशन ने भी ये नोट किया कि महिला वोटर्स ने बड़े उत्साह के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम आगे भी लौटेंगे। लेकिन देखिए, जब दांव इतने ऊंचे लगे हों और जोश इतना ज्यादा हो तो अक्सर टकराव की नौबत आ ही जाती है। तो एक तरफ जहां रिकॉर्ड वोटिंग हो रही थी, वहीं दूसरी ओर जमीन पर तनाव की कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही थीं। जी, रिकॉर्ड मतदान तो हुआ, लेकिन पोलिंग पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं रही। कुछ जगहों से हिंसा की छिटपुट खबरें भी आईं। मिसाल के तौर पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफले की एक गाड़ी पर कथित हमले की खबर आई। वहीं सारण जिले में सीपीएम कैंडिडेट डॉक्टर सत्येंद्र यादव की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। खबरों के मुताबिक हमले में उनकी एसयूवी की खिड़कियां तक टूट गईं। और ये तनाव सिर्फ मारपीट या तोड़फोड़ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग भी छिड़ गई। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार के बीच तो मामला काफी गर्मा गया। जब आरजेडी नेता ने सिन्हा को अपराधी कहा और वोटर्स को डराने का आरोप लगाया, तो सिन्हा ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और उन्हें विफल नेता और शराबी कह डाला। तो एक तरफ डिप्टी सीएम ने आरजेडी सपोर्टर्स पर वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह इल्जाम लगाया कि जहां जहां उनके मजबूत गढ़ हैं, वहां वोटिंग को जानबूझकर धीमा किया जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने आरजेडी के इस आरोप को खारिज कर दिया। अच्छा, अब इस तनाव और टकराव से थोड़ा हटकर बात करते हैं चुनाव के एक और पहलू की। एक ऐसा पहलू जो शायद हमें भविष्य के चुनावों की एक झलक देता है, और वो है नई टेक्नोलॉजिकल और सोशल पहले। देखिए, इस चुनाव में कई चीजें पहली बार हुई। जैसे कि पहली बार बिहार में 100% पोलिंग स्टेशनों की लाइव वेबकास्टिंग की गई। 6 देशों के इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे। वोटर्स के लिए पोलिंग स्टेशन पर अपना मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा भी थी। और तो और ईवीएम के बैलेट पेपर पर कैंडिडेट्स की रंगीन तस्वीरें भी थीं। एक और बहुत ही अनोखी पहल थी जीविका दीदियों की तैनाती। ये कौन थी? ये 90,000 से ज्यादा महिला वॉलंटियर्स थीं, जिनका काम था पर्दानशीन, मतलब जो महिलाएं घूंघट करती हैं, उनकी पहचान में पोलिंग स्टाफ की मदद करना, ताकि वो भी बिना किसी झिझक के अपना वोट डाल सकें। सच में ये महिला भागीदारी को और आसान बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और इन सभी नई पहलों का नतीजा ये हुआ कि जो विदेशी डेलीगेट्स चुनाव देखने आए थे, उन्होंने बिहार चुनाव की जमकर तारीफ की। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सुव्यवस्थित, पारदर्शी, कुशल और भागीदारी वाले चुनावों में से एक बताया। तो ये तो हुई जमीन की बात, लेकिन सवाल ये है कि इन सब के पीछे की बड़ी वजह क्या है? आखिर बिहार की ये लड़ाई किन मुद्दों और किन वादों पर लड़ी जा रही है? चलिए समझते हैं। तो देखिए, मैदान में 2 मुख्य खेमे हैं।
कि एक तरफ है सत्ताधारी एनडीए जो अपने सुशासन के रिकॉर्ड और मुफ्त बिजली जैसी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ है विपक्षी इंडिया गठबंधन जो एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार विरोधी लहर और तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी के वादे पर दांव लगा रहा है। विपक्ष जो बदलाव की बात कर रहा है उसे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की इस एक बयान से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर तवे पर रोटी न पलटी जाए तो वो जल जाती है। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। मतलब एकदम साफ और शक्तिशाली संदेश कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। अब इसके जवाब में सत्ताधारी गठबंधन का भी अपना एक मजबूत नैरेटिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं वोट डालने निकली, उसे सीधे सीधे अपनी सरकार के समर्थन से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि माताओं, बेटियों और बहनों ने जंगल राज की वापसी को रोकने के लिए मतदान केंद्रों के चारों ओर एक किला बना दिया है। लेकिन इस बार की लड़ाई सिर्फ इन 2 गठबंधनों तक ही सीमित नहीं है। एक तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुका है, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। और वो शराबबंदी कानून को खत्म करने जैसे मुद्दे उठाकर चुनावी समीकरणों में एक नया एंगल जोड़ रहे हैं। तो पहले चरण के इस नाटकीय मतदान के बाद अब आगे क्या होने वाला है? बिहार चुनाव का रास्ता अब यहाँ से किधर जाता है? आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। 11 नवंबर को दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग होगी और फिर आएगा 14 नवंबर का दिन, जब वोटों की गिनती होगी और नतीजे सबके सामने होंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ मतदान है, दूसरी तरफ जमीन पर तनाव है और सामने भविष्य के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। इन सब के बीच बिहार का जनादेश क्या होगा? क्या बिहार निरंतरता को चुनेगा या फिर बदलाव को? इसका जवाब तो अब 14 नवंबर को ही मिलेगा।